ये कितना आपस में कंट्राडिक्शन है कि वी आर द बिगेस्ट स्टेक होल्डर of any policies making in United Nation of organization, but we are the not the part of the permanent security council. और यूनाइटेड नेशन ने पिछले दिनों पाकिस्तान को आतंकवाद विरोधी जो समिति बनाया उसका उपाध्यक्ष बनाया है। करके पाकिस्तान एक आर्टिफिशियल स्टेट है, वो नेचुरल स्टेट नहीं है। अमेरिका इज ए नॉट ए नेचुरल अलाई विथ इंडिया, बट कि इस बार के जो कॉन्फ्लिक्ट में मीम्स ने वहाँ के लोगों में कॉन्फिडेंस पैदा की, उनको लगा ही नहीं कि हम वॉर हार गए हैं। और टेक्नोलॉजी के माध्यम से किसी भी व्यक्ति के ब्रेन को जो एक आइडियोलॉजिकल तरीके से जो चेंज करने की कोशिश हो रहा है, तो उसमें वेस्ट मीडिया काफ़ी हद तक सफल हुई है। पाकिस्तान को अमेरिका ने यूज़ किया। जब अफगानिस्तान जब क्राइसिस चल रहा था, तो उस समय पाकिस्तान को अमेरिका ने पूरा तरीके से एक तरीके से वहाँ पे सैटेलाइट स्टेट बना लिया, सैटेलाइट स्टेट बनाया और यूज़ किया। हम किसी के साथ नहीं थे, ना यूएस के साथ थे, ना यूएसएसआर के साथ थे, लेकिन प्रैक्टिकली आप देखिए तो हम कहीं ना कहीं सोवियत संघ के करीब थे। आपकी विदेश नीति तो वहीं फेल हो गई जैसे ट्रंप ने आपके सीज फायर का अनाउंस किया। भारत के भी जो फॉल्ट लाइंस हैं, उस पे जो अपोजिशन है, चाहे पाकिस्तान है, उस पे हमेशा से काम करता है और हमेशा उस फॉल्ट लाइन को यूज़ करता है। जब आज का जो मॉडर्न एरा में जो युद्ध है, वो सिर्फ फिजिकल वार नहीं है, टेक्नोलॉजिकल वार है, मेंटल वार है, डिजिटल। मैं तो ये कहना चाहूँगा कि पाकिस्तान आर्मी और टेररिस्ट में कोई अंतर नहीं है, दोनों एक ही हैं। नमस्कार, मैं गोविंद राज, स्वागत है आपका आज के इस विशेष पॉडकास्ट में। आज के इस पॉडकास्ट के चर्चा का मुख्य विषय है इंडिया का विदेश नीति आफ्टर रिसेंट इंडिया पाकिस्तान कॉन्फ्लिक्ट। और इस विषय पर हमारे साथ बातचीत करने के लिए हैं दिल्ली विश्वविद्यालय में एसोसिएट प्रोफेसर और अंतर्राष्ट्रीय मामलों के जानकार डॉक्टर मनोज कुमार। स्वागत है सर आपका। थैंक यू सर, हाल फिलहाल में जो भारत और पाकिस्तान का कॉन्फ्लिक्ट हुआ और उसके बाद सीज फायर हुई, सीज फायर के दौरान जो विदेश नीति भारत की तरफ से अपनाई गई और उसके बाद दोनों देशों की तरफ से जो डिप्लोमेसी ग्लोबल लेवल पर अपनाई गई, इसको आप कैसे देखते हैं? गुड, बहुत अच्छा सवाल आपने किया। लेकिन मैं आपके सवाल का जवाब देने से पहले सबसे पहले मैं आपको बधाई देता हूँ कि आप दिल्ली विश्वविद्यालय के छात्र हैं और अभी पढ़ाई कर रहे हैं, और उसके साथ साथ आप एक ये पॉडकास्ट आपने जो शुरू किया है, क्योंकि ये नाम बड़ा यूनिक नाम आपने रखा है, पॉडकास्ट विद प्रोफेसर, तो उसके लिए भी बधाई आपको। और मुझे लगता है कि जिस तरीके से आप मेहनत कर रहे हैं, आने वाले समय में जिस प्रकार से सोशल मीडिया, डिजिटल मीडिया में जिस तरीके से इनपुट और ख़ास करके जो कंटेंट आ रहा है, ये आपके लिए कहीं ना कहीं एक बहुत ही मेजर अचीवमेंट के रूप में शामिल होगा। तो उसके लिए फिर से आपको और आपके पूरे टीम को मैं बधाई देता हूँ। अब रही बात आपने जो सवाल किया भारत की विदेश नीति और प्रेजेंट जो सिनेरियो में भारत पाकिस्तान के बीच में जो कन्फ्लिक्ट्स हुए, उसके मेन कारण क्या है, तो मैं इसका जवाब देने से पहले मैं आपको कुछ हिस्टोरिकल एस्पेक्ट्स पे लेके जाना चाहूँगा। क्योंकि देखिए, भारत की जो विदेश नीति है, इंडिया पाकिस्तान के साथ एक अलग तरीके का ही फॉरेन पॉलिसीज़ जब से ओरिजिन हुआ है पाकिस्तान, तब से वो कन्फ्लिक्ट वाला ही रहा है। कभी भी अगर आप भारत और पाकिस्तान की विदेश नीति को अगर स्पेसिफिक होकर देखते हैं, तो कभी भी को एग्जिस्टेंस का नहीं रहा है। इस चीज़ को हमें समझने की ज़रूरत है। दूसरी बात कि पाकिस्तान का जो ओरिजिन है वो एंटी इंडिया सेंटिमेंट्स है। आप अगर नेशन थ्योरी, बिल्कुल बिल्कुल, जो टू नेशन का थियरी है, और खास करके पाकिस्तान एक आर्टिफिशियल स्टेट है, वो नेचुरल स्टेट नहीं है। अगर आप पाकिस्तान का अगर जियो पॉलिटिक्स देख लीजिए, उसका जो ज्योग्राफिकल और ख़ास करके जो उसके जो 4 प्रोविंसेस हैं, उनको अगर आप देख लीजिए, तो आपको पता लगेगा कि वो एक स्टेट के रूप में कभी भी रिफ्लेक्ट किया नहीं। तो भारत से ही पाकिस्तान निकल के बना है। और आज ये जो घटना घटी है, आपको मैं बताना चाहूँगा कि अभी तक लगभग हम 4 युद्ध पाकिस्तान के साथ लड़ चुके हैं, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। वो टेररिज्म के माध्यम से भारत को हमेशा डिस्टर्ब करने का प्रयास करता है, क्योंकि उसकी फिलॉसफी, उसका पॉलिटिक्स, उसका जो भी नैरेटिव है, वो एंटी इंडिया सेंटिमेंट से ही शुरू होता है और उसी पे जाके समाप्त होता है। क्योंकि डायरेक्ट वार में कभी भी पाकिस्तान भारत के साथ जीत नहीं पाया। लेकिन अभी जो पहलगाम की जो घटना घटी है, जिस पे आपने क्वेश्चन किया कि भारत की विदेश नीति किस तरीके से देखते हैं, तो मैं आपको कहना चाहूँगा कि भारत की जो विदेश नीति है, नेहरू जी इंडिपेंडेंस के बाद से जो नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट के माध्यम से जिस प्रकार से उन्होंने पूरे विश्व के सामने रखा, क्योंकि आपको याद होगा कि कोल्ड वार का जो समय था, उस समय भारत की जो विदेश नीति थी वो एक मतलब न्यूट्रलिटी वाला था। हम किसी के साथ नहीं थे, ना यूएस के साथ थे, ना यूएसएसआर के साथ थे, लेकिन प्रैक्टिकली आप देखिए तो हम कहीं ना कहीं सोवियत संघ के करीब थे। वो आज भी रिफ्लेक्शन आज भी दिखता है, क्योंकि आज भी जब हम बात करते हैं कि हु इज़ द नेचुरल अलाई ऑफ इंडिया, तो उसमें सीधे नाम निकल के आता है यूएसएसआर, रसिया, जो आज वर्तमान में रसिया है। तो अमेरिका, ऑब्वियस है कि अमेरिका का एक हेजमनी है पूरे वर्ल्ड पॉलिटिक्स में, और ख़ास करके साउथ एशिया रीजन में, इंडो पैसिफिक रीजन में वो अपने हेजमनी को मेंटेन रखना चाहता है।
क्योंकि आप देख सकते हैं जितने भी फर्स्ट वर्ल्ड के नेशन हैं वो हमेशा से जो भी जो कॉलोनियल स्टेट्स रहे हैं उनको किसी न किसी रूप से प्रभावित करते हैं, चाहे आंतरिक मामला हो, आर्थिक मामला हो या सामरिक मामला हो। तो पाकिस्तान उसी का एक तरीके से बैटल फील्ड है, और उस बैटल फील्ड को चाइना भी यूज़ करता है इंडिया के अगेंस्ट में, और अमेरिका भी यूज़ करता है। लेकिन उस स्थिति में जब से देश के प्रधानमंत्री मोदी जी 2014 में जब से आए हैं, तब से मैं इसको ये बोल सकता हूँ कि आज जो भारत की जो विदेश नीति है वो मल्टी डायमेंशनल है, क्योंकि हम सबको लेके चलने का प्रयास कर रहे हैं। और ये जिस प्रकार से पहलगाम की घटना घटी और उस घटना घटने के बाद से भारतीय सरकार और भारतीय सेना ने जिस पराक्रम का परिचय पूरे विश्व को दिया, नॉट ओनली एज ए पाकिस्तान। और उसमें देखिए मैं एक चीज़ कहना चाहूँगा कि ये जो कन्फ्लिक्ट है ये क्रिएटेड कन्फ्लिक्ट था, क्योंकि जिस तरीके से पहलगाम में अटैक किया गया पाकिस्तानी आतंकवादियों के द्वारा और आईएसआई का जिस तरीके से सपोर्ट मिला, तो उसमें उसके पीछे चाइना का भी बहुत बड़ी भूमिका है। कई एनालिस्ट को देख रहा था कि वो एक थ्योरी दे रहे थे कि क्योंकि इसकी टाइमिंग जो है वो बहुत ही ऐसा है कि उस समय ट्रंप ने ट्रेड वॉर शुरू कर दिया था चीन के खिलाफ और चीन पर टैरिफ लगा दिए। तो वहाँ से जो यूएसए की जो बड़ी कंपनियाँ हैं वहाँ से निकलकर और बड़े जो इन्वेस्टर हैं भारत में इन्वेस्ट करना चाह रहे थे। तो उनका थ्योरी ये था कि चूँकि भारत में इन्वेस्ट ना हो और ये जो टैरिफ वॉर है उससे दुनिया का ध्यान भटके के, इसके लिए वो पाकिस्तान के थ्रू इंडिया पर ही अटैक करवाया और इस पूरे साजिश को रचा। बिल्कुल बिल्कुल, ये बिल्कुल 100% सही है, क्योंकि देखिए आज का जो वर्ल्ड पॉलिटिक्स है उसमें हर नेशन अपना इकोनॉमिक ग्रोथ चाहता है, और चाइना जिस प्रकार से ग्रोथ किया है पिछले 15-20 सालों में वो आज यूएस के लिए एक थ्रेट के रूप में खड़ा हो चुका है, क्योंकि चाइना सिर्फ अर्थव्यवस्था को ही नहीं बल्कि सामरिक रूप से भी अमेरिका को चैलेंज कर रहा है। और इसीलिए अमेरिका इज ए नॉट ए नेचुरल अलाई विथ इंडिया, बट चाइना को कंटेन करने के लिए वो भारत के साथ आना चाहता है, और भारत के साथ उसका जो स्ट्रेटेजिक जो रिलेशंस हैं उस आधार पे भारत भी आगे बढ़ रहा है। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि आज के इस वर्ल्ड के जिस तरीके से एक धुरी जो बन रहा है, जो मल्टी डायमेंशनल जो धुरी बन रही है, उसमें नंबर्स की लड़ाई है, और चाइना अर्थव्यवस्था के मामले में नंबर 2 पे है और नंबर 1 पे अमेरिका है। और जिस प्रकार से पूरे इंडो पैसिफिक रीजन में चाइना का इन्फ्लुएंस बढ़ रहा है, और आप देख सकते हैं रसिया यूक्रेन क्राइसिस में भी उसने किस तरीके से रसिया के साथ एक तरीके से खड़ा हुआ और मदद भी किया, और अभी पाकिस्तान इंडिया जो कन्फ्लिक्ट्स हुआ उसमें चाइना ने बिल्कुल ओपनली वहाँ अपने हथियार भी सप्लाई किए और पूरी तरीके से एक्सपोज हुआ। तो इसी मामले में मैं ये कह सकता हूँ कि आज भारत की जो विदेश नीति है वो एक बिल्कुल ही नेशनल इंटरेस्ट को ध्यान में रख के काम कर रही है, क्योंकि पहले जो भारत 2014 के पहले जो फॉरेन पॉलिसीज था वो कहीं ना कहीं ऐसा मैसेज जाता था जिससे कि हम जो भी फर्स्ट वर्ल्ड के नेशन है उसके इशारे पे काम कर रहे थे। लेकिन पहली बार पूरे विश्व को भारत ने एक ऐसा मैसेज दिया कि भारत अपनी सुरक्षा के लिए सेल्फ रिलायंट है, वो चाहे चाइना हो, पाकिस्तान हो या अमेरिका भी हो, क्योंकि आप देख सकते हैं कि अमेरिका की भी जो पॉलिसीज रही है इस मामले में वो बहुत पॉजिटिव नहीं रही है। और मुझे लगता है कि भारत की विदेश नीति इस चीज़ के लिए तैयार बैठी हुई है, उसे पता है कि हमें अमेरिका को भी कैसे कंटेन करना है, क्योंकि आज देख सकते हैं कि ट्रेड के मामले में भारत के साथ उसका एंगेजमेंट है। लेकिन जिस तरीके से टेररिज्म के रूप में भारत ने जीरो टॉलरेंस की नीति रखी है, पूरे वर्ल्ड में हर फोरम पे भारत ने इसको जिस तरीके से एक्सपोज किया पाकिस्तान को, लेकिन आज अमेरिका उसको मदद कर रहा है, चाइना उसको मदद कर रहा है। तो मुझे लगता है कि भारत की जो विदेश नीति है वो पहले से बहुत चेंज हुई है, और आने वाले समय में ये एक सेल्फ रिलायंट की तरफ बढ़ रहा है, क्योंकि भारत एक आप देख सकते हैं कि आज भारत का जो पॉपुलेशन है लगभग 146 अरब हो चुका है। तो हम नंबर 1 पॉपुलेशन है, हम विश्व के सबसे बड़े स्टेक होल्डर्स हैं, और सबसे ज़्यादा यूथ भारत में है। और ऑब्वियस है कि कोई भी नेशन जो भी डेवलपमेंट करता है वो ह्यूमन बीइंग के लिए करता है। तो जब भारत सबसे बड़ा स्टेक होल्डर्स है, तो भारत आज की डेट में जिस तरीके से जो भारत का नेतृत्व करने वाले जो लोग हैं, जिस तरीके से नेशनल इंटरेस्ट को फोकस करके हर चीज़ों को एक्सक्लूड कर रहे हैं, वो मुझे लगता है कि आने वाले समय में विश्व के लिए एक भारत ही बहुत ही एक इमर्जिंग पावर के रूप में निकल के आ रहा है। आप देख सकते हैं कि भारत की जो अर्थव्यवस्था हम 5वीं से 4थी पे आ गए हैं, और जो वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ का जो एक रिपोर्ट है कि आने वाले 3-4 सालों में हम तीसरी अर्थव्यवस्था बन सकते हैं। तो ये भी कहीं ना कहीं पूरे जो फर्स्ट वर्ल्ड के जो नेशन है उनके लिए एक थ्रेट के रूप में देख रहे हैं। और चूंकि भारत को हमेशा से उन लोगों ने दबाया है और भारत को हमेशा एक एज ए मार्केट ट्रीट किया है,
तो आज मैं आपके इस चैनल के माध्यम से कहना चाहूँगा कि देखिए वर्ल्ड में जितने भी डेवलप्ड नेशंस हैं, अगर आप उनको देख लीजिए तो चाहे अमेरिका हो, रसिया हो, चाइना हो, फ्रांस हो, यूरोप। इन लोगों ने डिफेंस पे एक महारत हासिल कर रखी है। एक हेजोमन लॉ भी बना रखी है प्रॉपर। बिल्कुल बिल्कुल। तो और देखिए डिफेंस एक ऐसा क्षेत्र है जिस पे भारत ने कभी भी सेल्फ रिलायंट होने के लिए काम नहीं किया, नहीं जबकि किया। भारत की एजेंसी जो डीआरडीओ है, या इसमें मुझे लगता है कि आने वाले समय में प्राइवेट प्लेयर्स को भी वर्तमान सरकार उनके लिए विंडो ओपन करेगी, क्योंकि आज आपको एनर्जी पे हमारे पास सब्स्टिट्यूट है। हम फार्मास्यूटिकल में भी हमने कोविड पैंडेमिक के समय में पूरे विश्व को मैसेज दिया। अब डिफेंस में भी आप देख सकते हैं कि भारत सरकार ने जिस प्रकार से अपने बजट में 25% प्रोडक्शन का जो एक एजेंडा तय किया है और उसको अचीव किया, आप देख सकते हैं कि इस घटना के बाद से भारत ने डिफेंस में भी अपनी एक पहल, एक धमक दिखाई है। और इसीलिए खास करके चाइना और अमेरिका जो भी डिफेंस सेक्टर्स में जो प्रोडक्टिव करने वाले जो नेशंस हैं, वो कहीं ना कहीं भारत को एक थ्रेट के रूप में देख रहे हैं। और मुझे लगता है कि भारत ने एक इस ऑपरेशन सिंदूर के माध्यम से खास करके इस डिफेंस के मामले में जो भी देश थे उनके लिए एक बड़ा ही कड़ा मैसेज दिया है कि भारत अपनी लड़ाई खुद लड़ सकता है और अपनी सुरक्षा खुद कर सकता है। क्योंकि भारतीय सेना ने जिस पराक्रम का परिचय दिया, जिस प्रोफेशनलिज्म का परिचय दिया कि 3 दिन के अंदर आप समझ सकते हैं कि जहाँ पे चाइना भी सपोर्ट कर रहा था, अमेरिका भी इनडायरेक्टली सपोर्ट कर रहा था, और अमेरिका का इतिहास रहा पाकिस्तान के साथ। अगर आप देख लीजिए तो पाकिस्तान अमेरिका का नेचुरल एलाई रहा, तो हमेशा से पाकिस्तान को उसने मदद किया। और अभी भी इस पर अभी भी जो घटना घटी उसमें आप देख सकते हैं किस प्रकार से ट्रम्प का जो स्टेटमेंट आया वो कहीं ना कहीं भारत की विदेश नीति को प्रभावित करने वाला था। तो मुझे लगता है कि इस चीज़ को हमारी जो वर्तमान लीडरशिप है उसको बड़े अच्छे से टैकल करेगी। सर, इस पूरे कॉन्फ्लिक्ट में वेस्टर्न मीडिया जो है उनका एक अलग नैरेटिव रहा। वो भारत के एंटी इंडिया नैरेटिव जो उनका पुराना था उसी को दोहराते नजर आए और बहुत प्रभावी तरीके से उन्होंने इसको किया। इसको भारत कैसे काउंटर कर सकता है और भारत के जो लॉन्ग टर्म में जो ऑब्जेक्टिव्स हैं डिफेंस का मार्केट उसको कैसे प्रभावित करता है? देखिए गोविंद जी, ये जो खास करके जो वेस्ट की जो मीडिया है वो आज ही नहीं, कभी भी उसने भारत के पक्ष में, वो चाहे आप देख लीजिए जब जब 4 युद्ध भारत ने पाकिस्तान के साथ लड़े, वो चाहे 47 48 का हो, 62 का हो, 71 का हो और 91 का हो, आप उस समय भी मीडिया को देख सकते हैं कि उस समय वेस्ट की जो मीडिया है कभी भी भारत के जो ऑब्जेक्टिव थे जो या जो उन्होंने किया उसको कभी भी पॉजिटिव तरीके से नहीं दिखाया। और आज भी जो फर्स्ट वर्ल्ड है वो भी उसी नैरेटिव पे चलता है, क्योंकि देखिए आज पूरा वर्ल्ड एक नैरेटिव का जो जो एक कंसेप्चुअलाइज किया गया है उसका जिस तरीके से प्रभाव बढ़ रहा है, और उसमें ऑब्वियस है कि वेस्ट मीडिया का एक हेजमनी रहा है। लेकिन मैं फिर ये कहना चाहूँगा कि भारत सरकार ने जिस तरीके से इस घटना के बाद से शुरुआत के जो 2-3 दिन रहे उसमें वेस्ट मीडिया ने जो एक गलत नैरेटिव प्रचार किया, ऑब्वियस है वो एक मतलब भारतीय नागरिकों को और ख़ास करके पूरे वर्ल्ड को एक गलत न्यूज़ परोसने का काम किया। लेकिन उसके बाद से भारत ने जिस तरीके से काउंटर किया, तो मुझे लगता है कि इसमें भारत सरकार को और भी सेंसिटिव होना चाहिए, इसके लिए रूल रेगुलेशन बनाने चाहिए। क्योंकि देखिए आज जो चाइना भी है वहाँ पे डेमोक्रेसी आप समझ सकते हैं कि किस तरीके की डेमोक्रेसी है। वहाँ पे हर चीज़ सेंसर्ड है, वहाँ न्यूज़ किस तरीके से बिना स्टेट के थ्रू वहाँ से आप कोई न्यूज़ नहीं निकाल सकते। और भारत एक विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र देश है और ये भारत की यूएसपी है, भारत का ये पोटेंशियल है कि यहाँ पे हम हर चीज़ को पब्लिक डोमेन में रख सकते हैं, बात कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन। लेकिन मुझे लगता है कि इसको भी काउंटर करने की ज़रूरत है, क्योंकि जिस प्रकार से टेक्नोलॉजी का प्रसार बढ़ा है, इसका जिस तरीके से लोग यूटिलाइज कर रहा है, क्योंकि आज आप देख सकते हैं कि किस तरीके से टेक्नोलॉजी के माध्यम से किसी भी व्यक्ति के ब्रेन को जो एक आइडियोलॉजिकल तरीके से जो चेंज करने का कोशिश हो रहा है, तो उसमें वेस्ट मीडिया काफ़ी हद तक सफल हुई है। लेकिन मुझे लगता है कि हमें इस वर्तमान सरकार को, जो हमारी जो युवा पीढ़ी है, जो हमारे देश की जनता है, उसको इन सब चीज़ों से अवेयर करना चाहिए कि डिजिटल अवेयरनेस कैसे हम बढ़ाएं, जिसके माध्यम से क्या अच्छा है क्या गलत है उसे पता चले। तो मुझे लगता है कि इस पे सरकार जरूर क्रिटिकल थिंकिंग एक डेवलप करने की ज़रूरत है अपने कि हमारे जो न्यूज़ सोर्सेस आ रहे हैं, न्यूज़ कहाँ से आ रहे हैं, कौन दे रहा है, कौन इसको लिख रहा है। क्योंकि जो इस वाला जो पूरा न्यूज़ एंटी इंडिया न्यूज़ है वो ज़्यादातर पाकिस्तानी ऑथर या पाकिस्तानी राइटर ही लिख रहे थे, वाशिंगटन पोस्ट और वॉइस ऑफ अमेरिका और जहाँ भी लिख रहे थे। तो इन चीज़ों को थोड़ा सा सोचने की ज़रूरत पड़ेगी।
देखिए इसमें सबसे इम्पोर्टेंट ये चीज़ है कि आज भी पाकिस्तान आप देख सकते हैं कि वो झूठ पे टिका हुआ है। वो चाहे उसकी सेना हो या वहाँ की गवर्नमेंट हो या वहाँ की आवाम हो। और जिस प्रकार से भारत ने जिस तरीके से पाकिस्तान को अभी 3 दिन के अंदर घुटने पे बैठा दिया, घुटने पे लाके खड़ा किया, वो कहीं न कहीं वहाँ के सिटीजन्स में एक वहाँ की गवर्नमेंट के प्रति एक सिविल वार की तरफ लेके जा रहा था। और उससे बचने के लिए उन लोगों ने इस फेक न्यूज़ और फेक नैरेटिव का सहारा लिया। उसमें चाइना ने भी सपोर्ट किया और वेस्ट की मीडिया ने भी सपोर्ट किया, जिसके चलते वहाँ पे सरकार ने जिस तरीके से भारत के प्रति एक नेगेटिव दुष्प्रचार किया, तो मुझे लगता है कि ये एक उसकी अपनी आंतरिक जो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है उसके लिए इसने किया। लेकिन मैं फिर ये कहना चाहूँगा कि आज जो वर्ल्ड है वो इंफॉर्मेशन का समय है और नॉलेज बेस्ड इकॉनमी भी है। तो मुझे लगता है कि आने वाले समय में इसका प्रभाव और बढ़ेगा, क्योंकि देखिए एआई का युग आ गया है और इसमें हम किस तरीके से जो फेक नैरेटिव बनाए जाते हैं। और ऑब्वियसली ये जो पहलगाम की जो घटना घटी, इस पहलगाम घटना के बाद से ऑपरेशन सिंदूर जिस तरीके से भारत ने रिएक्ट किया, और अभी भी ऑपरेशन सिंदूर बंद नहीं हुआ है, उसको होल्ड किया गया है। भारत सरकार का ऑफिशियल स्टेटमेंट है। भारत सरकार इस पे जो उसका जो मतलब टेक्निकल जो विभाग है इस पे काम कर रहा है और आने वाले समय में इसको और फुल प्रूफ बनाए, जिससे कि इस तरीके की चीज़ों को हम कैसे काउंटर कर सकें, क्योंकि ये बहुत ही आने वाले समय में ये एक बड़ा ही चुनौतीपूर्ण हो सकता है। क्योंकि देखिए भारत का जो डेमोग्राफी है ये बड़ा ही मतलब आप देख सकते हैं रिलीजियस वाइज, कास्ट वाइज, क्योंकि देखिए किसी भी नेशंस में फॉल्ट लाइंस होते हैं, वो चाहे पाकिस्तान हो, अमेरिका हो, ब्रिटेन हो, फ्रांस हो, रसिया हो और भारत हो। तो भारत के भी जो फॉल्ट लाइंस हैं उस पे जो अपोजिशन है, चाहे पाकिस्तान है, उस पे हमेशा से काम करता है और हमेशा उस फॉल्ट लाइन को यूज करता है जब भी इस तरीके की क्राइसिस होती है। क्योंकि देखिए भारत में इस वाले में सिख के मुद्दों को बहुत मतलब वहाँ की मीडिया ने चलाया कि जब भारत पाकिस्तान की वॉर होगी तो सिख सिपाही नहीं लड़ेंगे, ऐसा उन्होंने प्रॉपर एक प्रोग्राम चलाया है अपने टीवी पे। देखिए इसमें सारी चीज़ें निकल के आ गई हैं। भारत सरकार ने इसमें बड़े ही त्वरित कार्रवाई की और उसमें देखा कि कितने फेक अकाउंट सोशल मीडिया पे हैं जो पाकिस्तान से संचालित होते हैं और वो इंडियन आर्मी के नाम से, यहाँ के जो सिख की जो आपने बात की, सिख जो हमारा रिलीजन है उसके नाम पे। और आप खास करके देखिए क्योंकि भारत में क्या है कि यहाँ पे मल्टी पॉलिटिकल पार्टी सिस्टम है, हर पॉलिटिकल पार्टीज के अपने वोट बैंक्स हैं। और ये जो मैंने जो बताया 3 फॉल्ट लाइंस, वो चाहे आप सिख को रिलीजन को भी ले सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे सिख राइट्स भी 84 में 1984 में हुआ था, जिस समय कांग्रेस की सरकार थी, और किस तरीके से हमारे सिख भाइयों को जिस तरीके से यहाँ पे एक एट्रोसिटी की गई, वो उसको कोई भी सभ्य समाज एक्सेप्ट नहीं कर सकता। और उस फॉल्ट लाइन को हमारे जो अपोजिशन के जो नेशन है वो हमेशा टाइम टू टाइम यूटिलाइज कर सकते हैं। आप उसी से खालिस्तान को भी जोड़ के देख सकते हैं कि किस प्रकार से कनाडा भी इस चीज़ को यूज़ करता है भारत के खिलाफ। दूसरा, यहाँ पे जो रिलीजियस, चूँकि हिंदू मेजोरिटी वाला देश है, यहाँ पे माइनॉरिटीज़ के रूप में जो मुस्लिम को दिखाया गया है, जबकि आप समझ सकते हैं कि पार्टीशन के बाद से और इंडिपेंडेंस के बाद से ये फॉल्ट लाइन सबसे ज़्यादा भारत में रहा है। और पाकिस्तान हमेशा से इस चीज़ को इस पे हमेशा से अटैक करने का प्रयास किया है कि किस प्रकार से यहाँ पे जो एक सामाजिक जो कोहेरेंस है रिलीजियस बेस पे, उसमें यहाँ पे कन्फ्लिक्ट्स पैदा हो, और इस तरीके से वो चीज़ों को खड़ा करना चाहता है जिससे कि भारत के अंदर इंटरनल लेवल पे सिविल वार हो। लेकिन जिस प्रकार से भारत सरकार और ख़ास करके कि यहाँ के सिटीजन्स अवेयर हैं इन सब चीज़ों को लेके, तो ये सारी चीज़ें डिफ्यूज़ हो गई। लेकिन मुझे लगता है कि आने वाले समय में ये जो भी फॉल्ट लाइंस है इसको सरकार और भी फुल प्रूफ कर सकती है, जिससे कि जो हमारे जो अपोनेंट है, जो हमारा जो एनिमी कंट्रीज़ है, वो इन सब चीज़ों का मिसयूज़ ना कर सके। क्योंकि आज देखिए सोशल मीडिया घर घर तक पहुँचा हुआ है और सब लोग इससे जुड़े हुए हैं और सब लोग इससे प्रभावित हैं। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि भारत सरकार को इन सब चीज़ों पे ध्यान देना चाहिए कि ये जो फॉल्ट लाइन है इसको हम किस तरीके से स्ट्रॉन्ग करें, जिससे कि जो हमारे एनिमीज़ हैं उसका मिसयूज़ न कर सके। चाइना भी देखिए जिस तरीके से डोकलाम में जो घटना घटी थी और नॉर्थ ईस्ट में जिस प्रकार से वो इंटरवेन करना चाहता है, तो उससे भी हमें इस चीज़ को ध्यान में रखना चाहिए। और अभी भारत सरकार ने नॉर्थ ईस्ट को जिस तरीके से डेवलपमेंट पैकेज दिया है, मुझे लगता है कि उसी के तहत कि हम उसको एज ए मेन स्ट्रीम में शामिल करके, क्योंकि भारत का एक अभिन्न अंग है नॉर्थ ईस्ट स्टेट। और आप समझ सकते हैं कि किसी भी नेशन के इंटरनल पॉलिटिक्स में उसका जो जियो पॉलिटिक्स है वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट होता है। और भारत एक तरीके से चारों तरफ से घिरा हुआ है, और ये जो घिरा हुआ है चूँकि ये आर्टिफिशियल है, क्योंकि इसके पीछे एक्सटर्नल फोर्सेस वर्क कर रहा है कि हमें भारत को किसी भी तरीके से सबोटाइज करना है, उसके आर्थिक क्षमता को,
उसके यूथ पॉपुलेशन को, और किस प्रकार से हम उस पर दबाव बना सके। तो ये इन सारे फॉल्ट लाइंस पे भारत सरकार को पहल करनी चाहिए और इसको मिनिमाइज करना चाहिए। इंफॉर्मेशन वॉरफेयर की हम बात कर रहे हैं। इस बार के इंफॉर्मेशन वॉरफेयर में ना मीम्स की जो भूमिका है बहुत ज़्यादा रहा है, क्योंकि मीम्स जो होता है बहुत असरदार होता है दिमाग पर, न्यूज़ की तुलना में ज़्यादा प्रभाव डालता है, और कम लाइन में 2-3 टेक्स्ट को, ग्राफिक्स को, फोटोज़ को मिलाकर बिना उसका जो क्या बैकग्राउंड रहा उस न्यूज़ का, बिना और कहाँ से आ रहा है कुछ नहीं देखते, और बहुत तेज़ी से फैलता भी है। इस बार के वॉर में दिखाया गया कि बहुत मीम्स बने, उन्होंने राफेल पर बनाए, हमने उनकी इंग्लिश पे, मेजर पे, या पूरा जो उनका कल्चर, रिलीजन, डिफेंस, उनकी आर्मी पे हमने भी मीम बनाए। ट्विटर पे बहुत ज़्यादा फैला है। तो आगे इसके फ्यूचर को, मीम्स वॉर की जो फ्यूचर है और इंफॉर्मेशन वॉरफेयर में मीम्स की जो भूमिका है, इसको कैसे देखते हैं? क्योंकि हाल में एक डॉन न्यूज़ की, वहाँ पाकिस्तान वालों ने एक रिपोर्ट छापी, पाकिस्तान की जो न्यूज़पेपर है डॉन, कि इस बार के जो कॉन्फ्लिक्ट में मीम्स ने वहाँ के लोगों में कॉन्फिडेंस पैदा की। उनको लगा ही नहीं कि हम वॉर हार गए हैं, और जो वहाँ के मीडिया ने या वहाँ के गवर्नमेंट जो पुश किया, उसको बहुत हद तक लोगों तक पहुँचाने में मीम्स की बहुत प्रभावी तरीके से यूज किया गया। देखिए, एक चीज़, ये जो मीम्स बेसिकली ये टेक्नोलॉजी का पार्ट है, और ये इंफॉर्मेशन का समय चल रहा है, और इसमें टेक्नोलॉजी, एआई, डीप फेक, इस तरीके के बहुत सारे टूल्स आ चुके हैं। और आप इसको देखिए, ऐसा इस तरीके के एलिमेंट्स पहले भी थे, लेकिन पहले आप देख सकते हैं कार्टून न्यूज़पेपर्स में आते थे और उसके माध्यम से मैसेज जाता था। लेकिन इसका जो बेसिक जो मोटिव है, अगर आप उसको समझने का प्रयास कीजिए, तो ये मानसिक लेवल पे, मेंटल लेवल पे चेंज करने का सबसे ही एक तरीके से इम्पोर्टेंट टूल्स हो गया है मीम्स की, कम समय में और कम खर्चे में। बहुत मतलब आप आसानी से, कोई खर्चा नहीं है प्रोड्यूस करने में आप इससे किसी भी व्यक्ति के मानसिक अवस्था को बदल सकते हैं। और इसी को ध्यान में रखते हुए जो भी भारत के जो एनिमी कंट्रीज है, जब इस तरीके का क्राइसिस जब होता है, तो क्योंकि आज पूरा वर्ल्ड सोशल मीडिया पे है, और लगभग भारत का आप समझ सकते हैं कि 80 to 85% जो पॉपुलेशन है, वो टेलीफोन, ये मोबाइल, इंटरनेट को यूज़ कर रहा है, जुड़ी हुई नए नए सोशल मीडिया से जुड़ा हुआ है। तो उन्हें पता है कि हम कहाँ पे ज़्यादा कम समय में पेनिट्रेट कर सकते हैं। तो मुझे लगता है कि इसमें जो भारत सरकार को विशेष रूप से अपने एजुकेशन सिस्टम में, और अभी न्यू एजुकेशन पॉलिसीज जैसे भारत सरकार ने अडॉप्ट किया है, जो कि एक बहुत ही मतलब आप समझ सकते हैं कि भारत में एक मतलब रेडिकल रिफॉर्म है एजुकेशन के सिस्टम्स में, क्योंकि आने वाले भविष्य को ध्यान में रख के इसको बनाया गया है। तो मुझे लगता है कि इन सब चीज़ों को इसमें इनकॉर्पोरेट करना चाहिए, सिलेबस में लाना चाहिए, जिससे हम अपने युवाओं को, और ख़ास करके स्कूलिंग के समय से ही, कि हम कैसे इस तरीके से उनको बचा सकें, उनको डिजिटल अवेयर पहुंचा सकें, जिसके माध्यम से इन सब चीज़ों से बचा जा सके। क्योंकि आप एक चीज़ समझ सकते हैं कि कोई भी जब दो देश युद्ध पहले जब लड़ते थे तो फिजिकल वार होता था, लेकिन आज का जो मॉडर्न एरा में जो युद्ध है, वो सिर्फ फिजिकल वार नहीं है, टेक्नोलॉजिकल वार है, मेंटल वार है, डिजिटल अरेस्ट का जिस तरीके से प्रभाव बढ़ रहा है। क्योंकि आप देख सकते हैं कि आज जो 3 सेक्टर्स है, खास करके बैंकिंग सेक्टर्स, डिफेंस, और आपका जो सोशल हार्मनी, इन तीनों चीज़ों को अगर आप बचाना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको डिजिटल अवेयरनेस बहुत ज़रूरी है, कि हम किस तरीके से अपने सिटीजन्स को, अपने युवाओं को इससे अवेयर कराएं, जिससे कोई गुमराह ना हो सके और वो ट्रैप में ना फंसें। क्योंकि आप देख सकते हैं कि बहुत सारे जो सोशल मीडिया का किस प्रकार से मिसयूज़ किया जा रहा है। मतलब वो क्या है कि बेसिकली हम सब जानते हैं कि इसका जो सर्वर है वो भारत में नहीं है, उसका कंट्रोलिंग पावर वेस्ट के पास है। तो मुझे लगता है कि भारत सरकार को, और अभी जो हमारे टेलीकॉम जो मिनिस्टर्स हैं, अश्विनी वैष्णव जी ने, उन्होंने अभी कुछ दिनों पहले इस पे एक ऑर्डिनेंस लेके आए हैं, जिससे कि आने वाले समय में कि वो खुद भारत का एक सर्वर एआई डेवलप कर रहे हैं, जो कि आने वाले समय में इन सब चीज़ों का काउंटर प्रोडक्ट होगा, जिससे कि हम इन सब चीज़ों को कंट्रोल कर सकें। सर, भारत पाकिस्तान का कॉन्फ्लिक्ट हुआ, उसके बाद जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं, आईएमएफ, यूनाइटेड नेशन, इनका भी बहुत अजीब तरीके का रुख रहा। जैसे ही सीज फायर हुआ, आईएमएफ ने लोन दिया तुरंत पाकिस्तान को मिलियंस डॉलर का, और यूनाइटेड नेशन ने पिछले दिनों पाकिस्तान को आतंकवाद विरोधी जो दस्ता बनाया, समिति बनाया, उसका उपाध्यक्ष बनाया है। मतलब एक अलग लेवल की हिपोक्रेसी है। तो इसका मतलब कि मैसेज क्या देना चाहते हैं इंडिया को? देखिए, सबसे पहले ये चीज़ मुझे लगता है कि भारत इस चीज़ को बहुत पहले से समझता है। अच्छा। क्योंकि जो
अब खुद आप समझिए कि यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन जो है वो विश्व का सबसे बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है, लेकिन अगर आप देखिए तो किसके लिए है? वर्ल्ड के सिटीजन्स के लिए है, वर्ल्ड के जितने भी देश उसके मेंबर्स हैं उनके नागरिकों के लिए है, और भारत वर्ल्ड का सबसे बड़ा पॉपुलेशन वाला कंट्री है। ये कितना आपस में कंट्राडिक्शन है कि वी आर द बिगेस्ट स्टेक होल्डर of any policies making in United Nation of organization, but we are the not the part of the permanent in Security Council। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि ये एक मुझे लगता है कि ये मतलब आपस में बड़ा ही एक कंट्राडिक्शन है, क्योंकि इतना बड़ा संगठन है और जिसका जो स्टेक होल्डर्स वो भारत है, लेकिन हम उसके परमानेंट पार्ट नहीं है, हमारे पास वीटो पावर्स नहीं है। आप देख सकते हैं कि उसके जो परमानेंट मेंबर्स हैं, वो चाहे अमेरिका हो, रसिया हो, फ्रांस हो, ब्रिटेन हो, चाइना हो, ये 5 नेशंस हैं, और इस 5 नेशन में चाइना इज ऑलवेज सपोर्टिंग टू पाकिस्तान, अमेरिका भी पाकिस्तान को सपोर्ट करता है। तो आप समझ सकते हैं कि ये मुझे लगता है कि इसमें रिफॉर्म होना बहुत ज़रूरी है। और आपने जिस तरीके से बोला कि जो एंटी टेररिस्ट, जो कि खुद एक टेररिज्म का प्रोडक्शन नेशन है और पूरा वर्ल्ड इस चीज़ को मान रहा है, लेकिन आज अमेरिका पहलगाम की घटना के बाद जो ऑपरेशन सिंदूर भारत ने चलाया, उसको एक तरीके से आईएमएफ के थ्रू उसको बेल आउट पैकेज दिया। तो आप समझ सकते हैं कि ये कितना आपस में कंट्राडिक्शन है। तो मैं आपके इस चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूं कि अमेरिका जो है वो पाकिस्तान को हमेशा से सपोर्ट करते आया है, लेकिन मुझे लगता है कि भारत की जो डिप्लोमेसी है, क्योंकि भारत का एक स्ट्रेटेजिक पार्टनर है अमेरिका, लेकिन आज भारत ने इस सिंदूर के माध्यम से जिस तरीके से चाइना और अमेरिका को भी एक्सपोज किया है, वो कहीं ना कहीं उसको एक तरीके से क्योंकि आप समझ सकते हैं कि पाकिस्तान को अमेरिका ने यूज़ किया। जब अफगानिस्तान जब क्राइसिस चल रहा था तो उस समय पाकिस्तान को अमेरिका ने पूरा तरीके से एक तरीके से वहाँ पे सैटेलाइट स्टेट बना लिया, सैटेलाइट स्टेट बनाया और यूज़ किया। और पाकिस्तान अमेरिका की सारी जो उन लोगों के जो कि आंतरिक एक ट्रीटी है उसमें उसका भागीदार रहा है। और मुझे लगता है कि अमेरिका इसी चीज़ से बचने के लिए पाकिस्तान को ये बेल आउट पैकेज आईएमएफ के थ्रू दिया है, और यूएनओ में जिस प्रकार से उसको मेंबर्स बनाया है, तो आप चूँकि ये जो यूएनओ में जो भी होता है सर्वसम्मति से पारित होता है, तो वहाँ पे जो भारत का जो वोटिंग परसेंटेज है वो लगभग 2.5 लमसम परसेंटेज है। तो मुझे लगता है कि इसी के तहत पाकिस्तान को एक अपीजमेंट के तहत, क्योंकि वहाँ पे जिस प्रकार से अमेरिका ने, आप देख सकते हैं कि जो सीज फायर हुआ उसका भी क्रेडिट लेने की होड़ मची हुई थी, लेकिन उसके बाद से भारत सरकार ने जिस तरीके से पब्लिकली आके एक्सपोज किया और बाद में वेस्ट की मीडिया ने भी इस चीज़ को माना, तो मुझे लगता है कि अमेरिका कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप से एक बड़ा ही डायलेक्टिक स्थिति में है। लेकिन भारत को ये समझने की ज़रूरत है और सचेत रहने की ज़रूरत है, क्योंकि आज हम बिल्कुल आंख बंद करके हम अमेरिका पे ट्रस्ट नहीं कर सकते हैं। ट्रंप ने जैसे ही सीज फायर का सबसे पहले अनाउंस उन्होंने ही अपने ट्वीट करके दिया, इसके बाद भारत के विदेश नीति पर बहुत सारे सवाल उठे। उनका मानना है कि आपकी विदेश नीति तो वहीं फेल हुई जो इसके भारत की जो वर्तमान गवर्नमेंट है उसके जो विपक्ष हैं, उन्होंने सीधा सवाल किया कि आपकी विदेश नीति तो वहीं फेल हो गई जैसे ही ट्रंप ने आपके सीज फायर का अनाउंस किया, क्योंकि भारत और पाकिस्तान का जो कश्मीर का मुद्दा है, कश्मीर वो द्विपक्षीय है, उसमें कोई भारत नहीं चाहता कि कोई दूसरा है। लेकिन अमेरिका के अनाउंस के बाद ये तो इनडायरेक्टली आ ही जाता है कि अमेरिका इस मुद्दे में घुस चुका है। नहीं, देखिए ये बेसिकली ऑब्वियस है कि अमेरिका की ये पॉलिसीज रही है शुरू से ही। आप देख सकते हैं जिस प्रकार से ट्रंप जब दोबारा अमेरिका के राष्ट्रपति बने तो उन्होंने आते ही घोषणा किया था कि हम रसिया यूक्रेन क्राइसिस को समाप्त कर देंगे 1 दिन के अंदर। उसी प्रकार से उन्होंने जिस प्रकार से इजराइल और पैलेस्टीन का जो कन्फ्लिक्ट था उसको भी समाप्त करने की बात की। तो ये मुझे लगता है कि ट्रंप की जो पॉलिसीज़ है वो मुझे लगता है कि उनको रीथिंक करने की ज़रूरत है, और उससे जो अमेरिका का जो एक पॉलिटिकल स्टैंड था, जो वर्ल्ड में जो उसका एक प्रभाव था, वो धीरे धीरे डाइल्यूट कर रहा है, धीरे धीरे उसका प्रभाव इम्पैक्ट समाप्त हो रहा है। और मैं फिर ये कहना चाहूँगा कि आज पूरा वर्ल्ड एक न्यू वर्ल्ड ऑर्डर सिस्टम खड़ा हो रहा है, और उसमें भारत एक बड़ा ही इमर्जिंग पावर के रूप में अपने आप को स्थापित कर रहा है। तो इन सब चीज़ों को भी ध्यान में रखना चाहिए। और रही बात, देखिए, और मैं तो ये कहूँगा कि भारत सरकार ने जिस बुद्धिमत्ता का परिचय दिया, क्योंकि नो डाउट आप अमेरिका को इग्नोर नहीं कर सकते, क्योंकि आज हमारा अमेरिका के साथ बहुत सारे इंगेजमेंट हैं। तो लेकिन ये हमेशा से भारत और जो पाकिस्तान और ख़ास करके कश्मीर इशूज़ को लेके जो एक बायलैटरल हमेशा से रहा, द्विपक्षीय वार्ता का रहा, इसमें कभी भी हमने थर्ड नेशंस को एंट्री नहीं दिया है, और भारत आज भी उसी स्टैंड पे खड़ा है। और इसी के तहत आप समझ सकते हैं कि उसने अभी जो हमारे विदेश मंत्री एस जयशंकर जी हैं,
वो आप उनका कोई भी पब्लिक स्टेटमेंट या जिस तरीके से इन सब चीज़ों पे उनका जो एक स्टेटमेंट आता है वो भारत की सॉवरेनिटी को दिखाता है, भारत के जो फॉरेन पॉलिसीज है उसको एक तरीके से एक पूरे विश्व को एक मैसेज देता है कि भारत सेल्फ रिलायंट है और भारत एक सॉवरेन स्टेट होने के नाते अपने जो द्विपक्षीय वार्ता के जो मामले हैं वो किसी भी नेशन का इंटरफेयर नहीं कर सकता, नहीं करवा सकता। तो मुझे लगता है कि ऑब्वियस है कि शुरुआत में जिस तरीके से 2-3 दिन एक पूरे वर्ल्ड मीडिया में एक केओस रहा, उसमें एक तरीके से ट्रंप ने अपनी ही एक नेगेटिव क्वेश्चंस खड़ा किया है, क्योंकि आप समझ सकते हैं कि पूरा वर्ल्ड जानता है कि भारत ने इस ऑपरेशन सिंदूर के माध्यम से पूरे विश्व को एक जो एक मैसेज दिया है वो बहुत ही इम्पैक्ट वाला मैसेज है। लेकिन क्या इस कॉन्फ्लिक्ट के बाद पाकिस्तान के जो ऑब्जेक्टिव्स थे वो किस हद तक उन्होंने पूरा किया है? पूरा करने का एक ऐसा नैरेटिव बनाया कि हमने पूरा कर लिया, क्योंकि उनके 3-4 जो नैरेटिव थे, एक तो भारत के सोशल हार्मोनिक जो है सामाजिक जो सामंजस्य हिंदू मुस्लिम का जो भाईचारा टाइप का जो एक बना हुआ है उसको तोड़ने की कोशिश की, क्योंकि उन्होंने हिंदू नाम पूछकर वहाँ आतंकवादी अटैक करवाया कि आप हिंदू हो या मुस्लिम हो। एक चीज़ मैं कहना चाहूँगा कि जो पाकिस्तान आर्मी है उसका जो ओरिजिन है वो भारत के खिलाफ ही है, एंटी इंडिया है। एंटी इंडिया आप देख सकते हैं, आप चाहे वो कारगिल युद्ध हो या 1947-48 में जो क्राइसिस था, तो आप देख सकते हैं कि जो भी भारत में जितने भी टेररिस्ट अटैक हुए हैं सबके तार उसी से जुड़ के आते हैं। आप देखिए अभी ऑपरेशन सिंदूर में जिस प्रकार से भारत सेना ने जो जितने भी टेररिस्ट जो ऑर्गेनाइजेशन थे उनके सारे लगभग 100 से ज़्यादा टेररिस्ट मारे गए, और उसमें आप देख सकते हैं पब्लिक में निकल के आया सोशल मीडिया पे, टीवी के माध्यम से कि वहाँ किस प्रकार से पाकिस्तान आर्मी उनके अंतिम यात्रा में शामिल हुए। तो अब इससे मुझे लगता है कि इससे बड़ा प्रूफ पूरे वर्ल्ड को क्या चाहिए कि वहाँ की जो आर्मी है वहाँ के टेररिस्ट ग्रुप को पूरी तरीके से स्पॉन्सर करती है। मैं तो ये कहना चाहूँगा कि पाकिस्तान आर्मी और टेररिस्ट में कोई अंतर नहीं है, दोनों एक ही हैं, सिर्फ नाम अलग उन्होंने दे रखा है और वो हमेशा भारत के खिलाफ एक टूल्स के रूप में उसको यूज़ करते हैं। और देखिए अभी IMF का पैकेज तो दिया उसकी इकोनॉमिक स्टेबिलिटी के लिए, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी के लिए, लेकिन जैसे पैकेज मिला उसने जो भी टेररिस्ट वहाँ मारे गए थे उनके परिवार वालों को मुआवजा के रूप में देने का काम किया। तो मुझे लगता है कि ये पूरा वर्ल्ड इस चीज़ को देख रहा है, और मैं ये खास करके इसमें अमेरिका को सोचने की ज़रूरत है कि जिस प्रकार से उसकी साख डे बाई डे गिरते जा रही है इन डबल स्टैंडर्ड अप्रोच से, क्योंकि फाइनली एट द एंड ऑफ डे ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड्स ही सबसे इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि मानवता का जो विकास है, जो सिविलाइजेशन है, वो पीस और हार्मनी से होके गुजरता है। और अमेरिका एक हाथ में पाकिस्तान को लेके चलता है, एक हाथ में उधर आप समझ सकते हैं जिस प्रकार से गाजा और फलस्तीन का जो कन्फ्लिक्ट्स है वहाँ पे भी पूरी तरीके से युद्ध समाप्त कहाँ हो पाया। तो मैं ये कहना चाहूँगा आपके इस चैनल के माध्यम से कि इसमें अमेरिका आने वाले समय में जिस प्रकार से एक तरीके से आप देख सकते हैं कि वो बहुत ही हतोत्साहित है, उसकी जो एक अमेरिका का जो हेजमनी था वर्ल्ड पॉलिटिक्स में वो डे बाई डे डिटोरिएट कर रहा है, और भारत जिस तरीके से उसको एक्सपोज किया है और बड़े ही डिप्लोमेटिक तरीके से एक्सपोज किया है, आप इसमें समझ सकते हैं कि भारत ने भी जो मल्टी ओरिएंटेड जो अपने फॉरेन पॉलिसीज़ को रखा है, मल्टी अलाइनमेंट जिसको हम बोल सकते हैं, नॉन अलाइनमेंट की जगह मल्टी अलाइनमेंट, उसमें सक्सेस हुआ है। वो आप देख सकते हैं कि चाइना को भी इंगेज हम करके रखे हुए हैं, रसिया के साथ भी इंगेज करके रखे हुए हैं, अमेरिका को भी इंगेज किए हुए हैं, और जो भी भारत के साथ जो एनिमिटी करेगा उसको भारत अपने हिसाब से अपने नेशनल इंटरेस्ट को ध्यान में रखते हुए उस पर कार्रवाई करेगी। आफ्टर ट्रंप भारत और पाकिस्तान के जो रिलेशनशिप हुए हैं, ट्रंप ने मतलब कि हर दूसरे दिन एक भारत को झटका देते हैं। कभी वो टैरिफ लगाने की बात करते हैं, कुछ लगाते भी हैं, कभी जो एप्पल की मैन्युफैक्चरिंग इंडिया में होने वाली थी एप्पल को धमकाते हैं कि आप भारत में मैन्युफैक्चरिंग सेटअप मत करो। इमिग्रेंट्स का जो मुद्दा है, क्योंकि सबसे ज़्यादा अमेरिका में अगर पढ़ने के लिए या किसी भी कारण से इमिग्रेंट्स से जाते हैं, और कल परसों एक बहुत ही दर्दनाक घटना है कि वहाँ की जो सिक्योरिटी गार्ड से वो एयरपोर्ट पर एक भारतीय स्टूडेंट को नीचे पटके हुए थे। तो आफ्टर ट्रंप भारत के जो रिलेशनशिप्स वो कैसे, मतलब कि क्या है? देखिए आफ्टर ट्रंप जो शासन अमेरिका में आने के बाद से जिस तरीके से उनकी पॉलिसीज़ आ रही है, आप देख सकते हैं कि जो इनका पहला जो रिजीम था वो भी बड़ा ही कन्फ्लिक्टेड था, लेकिन उस समय मोदी जी ने जिस तरीके से अमेरिका को टैकल किया, जैसे इंगेज किया, वो एक पॉजिटिव डायरेक्शन की तरफ गया। और ऑब्वियस है कि भारत एक ऑप्टिमिस्टिक नेशन है, वो हमेशा से ट्रेड को बढ़ा के उस पर काम करना चाहता है,
और जिस तरीके से उसकी डिप्लोमेसी रही है। लेकिन आज मैं आपको कहना चाहूँगा कि अमेरिका की जो अमेरिका फर्स्ट की नीति है वही नीति भारत की भी है। और अभी जिस प्रकार से हमारे भारत के जो विदेश मंत्री हैं एस जयशंकर जी, उन्होंने अपने अभी एक पॉलिटिको के इंटरव्यू में जो एक मैसेज दिया कि आज अमेरिका जो चीज़ कर रहा है अगर भारत भी उसके जगह पर रहता तो वही करता। तो आप समझ सकते हैं कि भारत ने अमेरिका को कितना बड़ा मैसेज दिया ये, कि आप जब अपने नेशनल इंटरेस्ट की बात कर रहे हैं तो भारत भी नेशनल इंटरेस्ट के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। तो देखिए, डिप्लोमेसी में और फॉरेन पॉलिसी में बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जिसको इशारों इशारों में बात होती है। तो भारत ने एक मैसेज दे दिया है अमेरिका को भी, और ऑपरेशन सिंदूर एक सबसे बड़ा उसका एग्जाम्पल है। और आज का जिस तरीके से जो फॉरेन विभाग है, जिस तरीके से हर लेवल पे अमेरिका को भी, और ऑब्वियसली कि जो इमिग्रेशन की जो नीति है वो देखिए, किसी भी नेशन का जो डेवलपमेंट हुआ है वो ऑब्वियसली कि जो बाहर के लोग आते हैं और सारे, अब उसमें ऑब्वियसली कि जिस नेशन में इलीगल माइग्रेंट हैं उनको आप इसको कोई जस्टिफाई नहीं कर सकता, और भारत भी उस दिशा में आगे बढ़ रहा है। तो मुझे लगता है कि ये नेशनल इंटरेस्ट को ध्यान में रखते हुए भारत इस पे उचित कदम उठा भी रहा है। और जिस प्रकार से एग्रेसिव फॉरेन पॉलिसीज भारत की उभर के आई है ऑपरेशन सिंदूर के बाद से, वो आई ओपनिंग है पूरे विश्व के लिए। और भारत ने अपनी एक धमक इसमें दिखाया है पूरे वर्ल्ड के सामने कि हम नेशनल इंटरेस्ट को सबसे आगे रखेंगे, उससे हम कहीं समझौता नहीं कर सकते, चाहे वो कोई भी नेशन। एक ग्लोबल विलेज बोली जाती है कि अब हम दुनिया एक इंटरनेट के माध्यम से ग्लोबल विलेज बन गए हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, सोशल मीडिया और हर एक तरीके से हम कहीं ना कहीं पूरी दुनिया में किसी भी व्यक्ति से कहीं से भी जुड़ सकते हैं। तो इस ग्लोबल विलेज में डाटा जो है, डाटा और इन्फॉर्मेशन बहुत बड़ी भूमिका निभाती है। तो भारत इसमें अपने फ्यूचर को कैसे सिक्योर कर सकता है, और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, एआई और डीप थिंक के इस दौर में भारत की फॉरेन पॉलिसी और फ्यूचर जो वॉर है उसको कैसे प्रभावित कर रही है? देखिए, ये जो आपका जो सवाल है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि जिस प्रकार से एआई का युग आ गया है और आने वाले समय में जिस तरीके से पूरे विश्व में इसको आप समझ सकते हैं कि इसके बिना कोई भी नेशन एग्जिस्ट कर नहीं सकता, क्योंकि ये सूचना का एक सबसे मेजर ऑप्टिक्स हो गया, टूल्स हो गया, और उसमें डाटा का बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल है। तो आपके पास, जिसके पास जितना ज़्यादा डाटा होगा वो उतना ही एम्पावर्ड होगा। तो मुझे लगता है कि भारत सरकार इस पे बहुत ही पॉजिटिव इनिशिएटिव लिया हुआ है, और जिस तरीके से इसको अपने पूरे इकोसिस्टम में इम्प्लीमेंट करने के लिए प्रयासरत है, वो आने वाले समय में इस तरीके की जो भी चुनौतियां हैं उसको बहुत जल्द दूर करेगा। और मैं एक चीज़ कहना चाहूँगा कि देखिए, आज जो वार जिस तरीके का लड़ाई लड़ी जा रही है उसमें टेक्नोलॉजी का बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल है। और आप देख सकते हैं कि चाहे वो रसिया यूक्रेन का युद्ध हो या इजराइल फिलिस्तीन का कन्फ्लिक्ट हो, और इवन भारत पाकिस्तान ने अभी जिस तरीके से जो ऑपरेशन सिंदूर चला, तो इसमें टेक्नोलॉजिकल और डिजिटल का किस तरीके से यूज़ किया गया। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि इसका यूज़ भी हो सकता है और मिसयूज़ भी हो सकता है। तो इसके लिए भारत सरकार को इसमें पहल जैसे अभी की वर्तमान सरकार कर रही है, मुझे लगता है कि आने वाले समय में इसको और इम्पावर किया जाएगा, जिसके माध्यम से इस तरीके की जो भी चुनौतियां हैं जिससे निपट सके, और पूरे वर्ल्ड के सामने भारत अपने आप को एक सक्षम और सुदृढ़ और सामरिक दृष्टिकोण से हर लेवल पे अपने आप को इम्प्रूव करता हुआ पाया जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया सर। भारत की विदेश नीति, इंफॉर्मेशन वॉरफेयर और जो मेजर इंडिया के फॉरेन पॉलिसी के इर्द गिर्द जो डिबेट्स थे उसको इतने विस्तार पूर्वक और इतने अच्छे से समझाने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू कोविंद।